बनी रहे। खोया पाया वो भी पूरा क्यूआर कोड की वजह से चलाया जा रहा है। मेला क्षेत्र में लगभग 3000 कैमरे लगे हैं और 3 इंटीग्रेटेड कंट्रोल एंड कमांड सेंटर्स हैं जहां से पुलिस और प्रशासन के लोग इसको मॉनिटर कर रहे हैं। तो इस तरह से सैनिटेशन, सिक्योरिटी और डिजिटल कुंभ इस कुंभ को बहुत ही दिव्य और भव्य बना रहा है। बिल्कुल। दावोस की बात करते हैं। अब $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने का जो एक लक्ष्य है उत्तर प्रदेश सरकार ने रखा है और कई राज्य हैं जो इस तरह के अलग अलग लक्ष्य रखकर चल रहे हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश इस दिशा में पर्टिकुलरली स्पेसिफिकली क्या क्या कदम उठा रहा है? आप यहाँ पे भी जो मीटिंग्स आप कर रहे हैं उसमें आपको कैसा रिस्पॉन्स मिल रहा है? ये 2 साल पहले $1 ट्रिलियन इकोनॉमी हमें अचीव करना है, ये लक्ष्य तय किया माननीय मुख्यमंत्री जी ने और उसके बाद डेलॉयट कंपनी हायर की गई एज ए कंसल्टेंट जो सभी स्टेट के जो 70 विभाग हैं उनके साथ मिलकर काम कर रही है। एक स्टेट का रोड मैप है जो कि बेसिकली सभी डिपार्टमेंट्स के रोड मैप का ही एक समागम है और आज की तारीख में उत्तर प्रदेश $317 बिलियन के साथ देश में दूसरी बड़ी इकोनॉमी है। $500 बिलियन पे महाराष्ट्र नंबर 1 पर है। लेकिन ये हम कैसे इसको $1 ट्रिलियन पे ले जाएंगे, इसके लिए प्राइमरी, सेकेंडरी और सर्विसेज तीनों ही सेक्टर के जो रेस्पेक्टिव डिपार्टमेंट्स हैं उनके लिए बहुत ही ऑब्जेक्टिव केपीआईज और जो भी क्राइटेरियाज हैं वो तय किए गए हैं और उनको अचीव करना है। ये तभी अचीव हो सकता है जब हर सेक्टर में वांछित मात्रा में और वांछित क्वालिटी का इन्वेस्टमेंट आए, क्योंकि इन्वेस्टमेंट आना जरूरी है, क्योंकि वो तभी आप रोजगार पैदा कर सकते हैं, तभी आप कुछ मैन्युफैक्चर कर सकते हैं जो कहीं बेचकर, या तभी आप सर्विस डिलीवर कर सकते हैं जिसकी वजह से आपकी स्टेट की जीडीपी बढ़ सकती है। तो इस पे काफी विस्तार से काम हो रहा है और मुझे पूरी उम्मीद है कि जो तय सीमा है माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा अगले 5 साल में $1 ट्रिलियन पर पहुंचाने का, अभी तक पिछले 2 सालों में हम लोगों ने जो ग्रोथ रेट रखा है हुआ अचीव किया है वो नेशनल एवरेज से कहीं ऊपर है। तो हमें पूरी उम्मीद है कि हम लोग $1 ट्रिलियन तक पहुंचेंगे। बिल्कुल। दावोस में एक चीज देखने को मिलती है, जैसे उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें, एक तरफ जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पर काफी काम हो रहा है, तो जो बुनियादी सुविधाएं हैं उसके सुधारने में काफी ज्यादा मेहनत और निवेश दोनों ही जा रहा है उत्तर प्रदेश में। दावोस जैसी जगह पे ये होता है कि उन परंपरागत कंपनियों के साथ साथ आप जो न्यू एज कंपनीज होती हैं, चाहे वो आईटी, एआई, ब्लॉकचेन, इन सब टेक्नोलॉजी से जुड़ी भी ग्लोबल कंपनीज के साथ आप रूबरू हो सकते हैं। तो उनसे किस तरह का रिस्पांस मिल रहा है? क्योंकि $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी अगर बनाना हो तो उसमें सिर्फ बुनियादी निवेश करके काम नहीं चलेगा। आपको जो न्यू एज बिजनेसेस हैं, स्टार्टअप्स हैं या न्यू एज कंपनीज हैं, उनको भी उत्तर प्रदेश में लाना पड़ेगा। उस पर क्या कहेंगे आप? ये एक बहुत ही स्टैब्लिश प्रैक्टिस है और सोच भी है हमारी कि एग्रीकल्चर से हम लोग मैन्युफैक्चरिंग में जाते हैं, फिर सर्विसेज में जाते हैं। पूरी दुनिया ने ऐसा ही किया जो आज की तारीख में विकसित है। लेकिन उत्तर प्रदेश का जो एग्रीकल्चर है वो दुनिया के एग्रीकल्चर से बहुत अलग है। मैं आपको 1-2 आंकड़े देना चाहूंगा और इसीलिए हम लोग एग्रीकल्चर पे आज की तारीख में भी एम्फेसिस करते हैं और आने वाले सालों में भी हमारे लिए एग्रीकल्चर एक मेन स्टे होगा। देखिए, पूरी दुनिया में सिर्फ 10% जमीन है जिसपे खेती होती है और हिंदुस्तान में ये 45% जमीन पर खेती होती है, लेकिन यूपी में 75% जमीन पर खेती होती है। दुनिया में जो खेती है वो 21% इरिगेटेड है। करेक्ट। कंट्री लेवल पे हिंदुस्तान में ये लगभग 55% है, लेकिन यूपी में 85% एग्रीकल्चर इरिगेटेड है। लगभग 2,63,00,000 किसान हैं, 8 करोड़ प्लॉट हैं और 75% एरिया अंडर एग्रीकल्चर है, 86% इरिगेटेड एग्रीकल्चर है। तो ये हमारे लिए एग्रीकल्चर एक बहुत ही दूसरे तरह का है और इस तरह का कोई भी राज्य या कोई भी देश जो एग्रीकल्चर में इतना स्ट्रेंथ रखता है इस मुकाम पर अभी नहीं आया। पहली बार हम लोग आए हैं, इसीलिए हम लोग चाहते हैं कि एग्रीकल्चर में भी मेजर इन्वेस्टमेंट हो और अब हम एग्रीकल्चर को दूसरे लेवल पर ले जाएं। अभी जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहा है, आपने इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की। आज तक भारत से जो भी एग्रीकल्चरल कमोडिटीज हैं वो समुद्री जहाज के रास्ते से या पैसेंजर प्लेन के बेली में कार्गो के रूप में जाते हैं। आज तक कोई डेडिकेटेड कार्गो प्लेन से एक्सपोर्ट नहीं होता। हम लोग जेवर एयरपोर्ट के पास ये बना रहे हैं एक्सपोर्ट के लिए जोन, जिसमें कि दुनिया में कहीं भी एक्सपोर्ट करने के लिए जो ट्रीटमेंट चाहिए, जो टेस्टिंग फैसिलिटी चाहिए वो एक जगह हो और सारे एग्रीकल्चरल कमोडिटीज खास करके फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स वहां से एक्सपोर्ट किया जा सके थ्रू कार्गो प्लेन दुनिया के अलग अलग हिस्सों में।
क्योंकि हमारा ये मानना है कि अगर आप अपने से ज्यादा रिचर इकोनॉमी में अपने सामान को नहीं बेच सकते तो आप पैसा नहीं अर्न कर सकते, आपके लोग या आपके किसान उतना समृद्ध नहीं हो सकते। अब दूसरी बात इंफ्रास्ट्रक्चर की है। आज की तारीख में देश में जितना एक्सप्रेसवे है उसका 40% हम लोगों के पास है, और ये गंगा एक्सप्रेसवे पूरा होते ही ये लगभग 55% एक्सप्रेसवे होगा। अभी नए एक्सप्रेसवे भी उनकी नींव पड़ने वाली है, कुछ दिनों में आप खबर सुनेंगे इसके बारे में। तो एयर कनेक्टिविटी, रोडवेज के लिए एक्सप्रेसवे, और इस तरह से हर इंफ्रास्ट्रक्चर के सेक्टर में काफी मेजर इन्वेस्टमेंट किए जा रहे हैं। मैन्युफैक्चरिंग के लिए काफी बड़े पैमाने पर काम हो रहा है, और उत्तर प्रदेश एक ऐसा स्टेट है जिसने एक एक्सक्लूसिव पॉलिसी बनाई है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के लिए और फॉर्च्यून 500 कंपनीज के लिए। यूपी में लैंड कम है, एग्रीकल्चरली प्रोडक्टिव है, इसीलिए महंगा है। बाकी कई जगह बहुत सस्ते में लोगों को जमीन मिल जाती है इंडस्ट्री लगाने के लिए। तो हम लोगों ने एफडीआई और फॉर्च्यून 500 में कंपनीज को 75% सब्सिडी पर लैंड देने के लिए ये एक पॉलिसी बनाई है। और इसमें सबसे पहला जो कंपनी आया है फूजी सिल्वरटेक, जो यमुना में है। फिर अशोक लेलैंड पहली बार साउथ इंडिया से नॉर्थ इंडिया में आया वो इलेक्ट्रिक बस बनाने के लिए। तो इस तरह की कंपनीज को हम लोग अट्रैक्ट करने के लिए स्पेशल इनके लिए पॉलिसी भी बना रहे हैं। अब न्यू एज जो टेक्नोलॉजी है उस पर काम करने के लिए एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेंटर ऑफ एक्सेलेंस बनाया जा रहा है गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी में, और उसके लिए 50 करोड़ रुपए का बजट सैंक्शन किया गया शुरुआत करने के लिए। बट उसमें बहुत मेजर प्लेयर्स के साथ एमओयू साइन हुए हैं, जिसमें माइक्रोसॉफ्ट है, गूगल है और सैमसंग है, जिनके साथ मिलकर हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे काम करने जा रहे हैं। और इसमें कई बड़ी कंपनीज इन्वेस्टमेंट भी नोएडा, ग्रेटर नोएडा इलाके में कर रही हैं। बिल्कुल। जो ग्लोबल इन्वेस्टर्स या फिर ग्लोबल कंपनीज जो यहाँ पर मौजूद हैं, अब आप कई से मिले हैं, आप आने वाले दिनों में भी कई कंपनीज से मिलेंगे, उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि छवि जो है खासकर यूपी जैसे स्टेट्स की, उसमें कई बार एक कॉन्ट्राडिक्शन देखने को मिलता है कि एक तरफ बहुत प्रोग्रेसिव काम कुछ कुछ पॉकेट्स में हो रहा है, तो दूसरी तरफ अभी भी एग्रीकल्चर लेड इकोनॉमी, इसकी बातें ज्यादा होती है। तो आप ग्लोबल कम्युनिटी को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं समझ रहा हूँ आप क्या कहना चाहते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश बदल चुका है पिछले 7 वर्षों में। अब वो यूपी नहीं है जो पहले हुआ करता था, और अब उत्तर प्रदेश में इन्वेस्टर्स बहुत ही उत्सुकता के साथ सामने आ रहे हैं और आगे आ रहे हैं। और एग्रीकल्चर तो जैसा मैंने बताया वो हमारा मेन स्टे हमेशा ही रहेगा, और हम लोग उसको एक दूसरे लेवल पे ट्रांसफॉर्मेशन करते हुए ले जाना चाहते हैं। लेकिन सारे न्यू एज टेक्नोलॉजी की और सारी बड़ी कंपनियों का वहां पर स्वागत है, और मैं ये अश्योर करना चाहता हूं कि उनको सिंगल विंडो क्लियरेंसेज एक साथ बहुत आसानी से क्लियरेंसेज मिले, इसके लिए हम उनकी पूरी हैंड होल्डिंग करेंगे। और बहुत ही बेहतर कानून व्यवस्था है, और उनका निवेश पूरी तरह से वहां पर सुरक्षित ही नहीं है, बल्कि वो बहुत तेजी से फलेगा फूलेगा भी। क्योंकि यूपी में लगभग 55% आबादी जो है वो वर्किंग एज ग्रुप में है, 18 से 60 के साल में। तो एक तरह से उत्तर प्रदेश बहुत ही यूथफुल स्टेट भी है, और वर्कफोर्स भी एक तरफ है, और 240 मिलियन की पॉपुलेशन यानी 24 करोड़ की आबादी अपने आप में एक बहुत बड़ा मार्केट भी ऑफर करती है। बिल्कुल। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस बातचीत में शामिल होने के लिए, और आपके इस दावोस समिट के लिए भी आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर। थैंक यू।